तभी हल्की सी खनखनाहट हुई। पीतल के डब्बे एक दूसरे से टकराए और रात की खामोशी को चीरती हुई आवाज चारों तरफ फैल गई। कौन है वहाँ? बब्बन चौंक पड़ा। उसने जल्दी जल्दी झुककर रस्सी से पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डिब्बे फिर से ठनक उठे। सिद्धपुर नामक गांव, जहां मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और लोगों की सादगी हर सुबह को खास बना देती थी। यहीं गांव की एक छोर में दो भाई रहते थे, मोहन और बब्बन, जिसमें छोटा भाई मोहन मेहनती किसान और सबका चहेता था, वहीं बड़ा भाई बब्बन अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने वाला था। उस सुबह गांव के लोग खेत के किनारे जमा थे और उनकी बातें सिर्फ एक नाम पर टिक रही थीं। अरे भाई, मोहन का तो कमाल है। इस बार की फसल देखिए, गेहूं के पौधे तो जैसे सोने के हों। हाँ, ये मोहन तो जैसे धरती का बेटा है। जितना खेत में पसीना बहाता है, उतना ही लोगों के लिए दिल खोल कर रखता है। अरे सुनो सुनो, अगली बार मोहन को सरपंच बना देते हैं। सरपंच रामलाल जी को आराम मिल जाएगा। अरे मंगल, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मैं अभी अपनी कुर्सी छोड़ने वाला नहीं हूँ। पर हाँ, मोहन का दिल बड़ा है, ये सच है। भीड़ में थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बब्बन खड़ा था। उसकी आंखें सबकी बातें सुन रही थीं, लेकिन होठों पर एक अजीब सी कसक थी। सबको मोहन ही नजर आता है, मोहन ये, मोहन वो, जैसे मैं इस गांव में हूं ही नहीं। पीछे से मोहन आता है। वो बब्बन से कहता है, अरे भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? आ जाओ, सब लोग तो खेत जा रहे हैं, तुम भी चलो। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। तुम्हारा नाम ही सबकी जुबान पर है, तो तुम ही चमको। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? हम दोनों भाई हैं। तुम्हारी तारीफ हो तो मुझे भी खुशी होगी, मेरी हो तो तुम्हें भी होनी चाहिए। खुशी? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। भीड़ खेत की ओर बढ़ी, लेकिन बब्बन वहीं खड़ा रहा। अब उसकी आंखों में एक योजना बनने लगी थी। अरे मोहन, तेरी मेहनत देखकर तो लगता है कि इस बार पूरा गांव तुझसे बीज लेना चाहेगा। क्यों नहीं, जितना हो सकेगा सबको दूंगा। मेरे खेत में उगने वाला अनाज गांव के हर घर में पहुंचना ही चाहिए। यही तेरी सबसे बड़ी अच्छाई है बेटा। पीछे से बब्बन सब सुन रहा था। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। इतना भी क्या अच्छा बनना, देखते हैं तेरे ये अच्छे दिन कब तक रहते हैं। मोहन बेटा, कल सुबह मैं और कुछ लोग तेरे खेत में आकर अनाज बटोरने में मदद करेंगे। बहुत अच्छा काका, जितने हाथ बढ़ेंगे उतनी जल्दी काम पूरा होगा। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। मोहन खेत के किनारे बैठकर फसलों को निहार रहा था। वो अपने आप से कहता है, मेहनत रंग लाई है, बस भगवान से यही दुआ है कि सबका पेट भरे। इसी वक्त बब्बन धीरे धीरे पास आया। भाई, कल मैं भी आऊंगा तेरे साथ फसल काटने। अरे बहुत अच्छा, साथ काम करेंगे तो मजा आएगा। हाँ, मजा तो आएगा, बस तुझे पता नहीं चलेगा कि तेरी फसल के साथ क्या होने वाला है। शाम ढलने लगी। गांव के घरों से चूल्हों की खुशबू फैलने लगी, लेकिन मोहन और बब्बन के घर एक ही छत के नीचे दो अलग अलग सोचें पल रही थीं। भाई, कल का दिन खास होगा, सब गांव वाले मिलकर काम करेंगे। हाँ, खास तो होगा, लेकिन मेरे तरीके से। मोहन को अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने घर के अंदर ही उसकी मेहनत के दुश्मन का जन्म हो चुका था। दूसरे दिन सुबह मोहन अपने घर से निकलकर खेत की ओर जा रहा था। हाथ में दरांती, कंधे पर एक पुराना कपड़ा और चेहरे पर ताजगी। उसके पीछे पीछे बब्बन भी चल रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ और ही चमक। भाई देखना, आज खेत में कितना काम हो जाएगा। कल जितने लोग मदद करने आए थे, आज उससे भी ज्यादा आएंगे। हाँ, लोग तो तुझसे प्यार करते हैं, तेरी मदद के लिए तो सब दौड़ पड़ते हैं। अरे, गांव के लोग ही तो अपना परिवार होते हैं। मदद का बदला मदद से ही मिलता है। और कभी कभी बदले में धोखा भी। मोहन ने बब्बन की आखिरी बात ठीक से सुनी नहीं, बस खेत की ओर देखने लगा। लेकिन जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंचे, मोहन की आंखें चौड़ी रह गईं। अरे, ये क्या हो गया? ओ हे भगवान, ये किसने किया? मोहन के आधे खेत में पौधे झुके हुए टूटे फूटे पड़े थे। भाई, कल तक तो सब ठीक था, आज ये सब बर्बाद कैसे हो गया? लगता है किसी ने जानबूझकर किया है। कौन करेगा ऐसा? गांव में तो सब अपने हैं। सब अपने नहीं होते मोहन, कुछ लोग सिर्फ दिखावे में अपने होते हैं। तभी दूर से सरपंच रामलाल, हरिराम काका और मंगल आते दिखे। उनके चेहरों पर बड़ी हैरानी थी। अरे मोहन बेटा, ये क्या हो गया? देखो ना सरपंच जी, किसी ने मेरी आधी फसल बर्बाद कर दी। ये तो बहुत बुरा हुआ। किसकी इतनी हिम्मत हुई? अरे,
ये काम तो कोई ईर्ष्यालु आत्मा का है, किसी को तेरी खुशी देखी नहीं गई। मुझे तो लगता है ये काम कालू का हो सकता है। कालू? वो तो गांव के बाहर रहता है और वो मुझसे बीज लेने भी आया था। मैंने उसे मना भी नहीं किया था। हाँ, लेकिन याद है कि पिछले हफ्ते तूने उसके भाई से उधार चुकाने के लिए ज्यादा मेहनत मांगी थी। हो सकता है बदले में उसने। मोहन चुप होकर सोच में पड़ गया। कालू का नाम सुनते ही गांव के लोग भी भड़कने लगे। कालू का स्वभाव तो थोड़ा गर्म है, हो सकता है ये उसी की करतूत हो। मोहन कुछ कहना चाहता था, लेकिन बब्बन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, भाई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। हम पता लगाएंगे कि ये किसने किया है। हाँ, लेकिन यकीन मानो, अगर कालू ने किया है तो मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगा। बस चाहता हूं कि वो माफी मांगे और आगे से ऐसा ना करे। हाँ, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। गांव के लोग वहीं खड़े होकर चर्चा करने लगे और मंगल इधर उधर घूमकर खेत का मुआयना करने लगा। अरे ये देखो, यहाँ पैर के निशान है। हाँ, लेकिन ये किसके होंगे? कालू के। उसके पैर हमेशा नंगे रहते हैं और ये निशान उसी के जैसे हैं। मोहन चुप रहा, लेकिन सरपंच ने सहमति में सर हिलाया और कहा, ठीक है, शाम को पंचायत बुलाते हैं और कालू से पूछेंगे। गांव वाले धीरे धीरे चले गए। अब खेत में सिर्फ मोहन और बब्बन थे। मोहन टूटे पौधों को देखता रहा, जबकि बब्बन किनारे खड़ा रहकर अपने चेहरे पर गंभीरता का नकाब चढ़ाए था। भाई, पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि ये किसी बाहरी का काम नहीं है। तो क्या तू सोच रहा है कि ये गांव का ही कोई है? हाँ, लेकिन जब तक सच सामने ना आ जाए मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा। ठीक है, पर जब सच सामने आएगा तब देखना मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। मोहन को क्या पता, सच उसके बिल्कुल पास खड़ा है, उसके अपने ही सगे भाई के रूप में। चलो भाई, जो बचा है उसे संभालते हैं। हाँ, अभी तो पहली चोट है मोहन, असली खेल तो अभी बाकी है। शाम होते होते गांव का चौपाल चहल पहल से भर गया था। मिट्टी के आंगन के बीच में एक बड़ी चारपाई पर सरपंच रामलाल बैठे थे। उनके आसपास गांव के बड़े बुजुर्ग और बाकी लोग घेरे में खड़े थे। मोहन थोड़ा अलग चुपचाप खड़ा था, उसके बगल में बब्बन। भाई और बहनों, आज हम यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे गांव में एक बुरा काम हुआ है। मोहन के खेत की आधी फसल बर्बाद कर दी गई है। ये सिर्फ मोहन का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे गांव की बदनामी है। हाँ सरपंच जी, सच कह रहे हो, ऐसा काम तो कोई दुश्मन ही करेगा। हमारे गांव में दुश्मन कहाँ से आ गया? ये तो यहीं का कोई होगा। अरे गांव के लोग तो भले हैं, लेकिन जलन नाम की बीमारी सबसे बुरी होती है। मोहन ने धीरे से सरपंच की ओर देखा और कहा, सरपंच जी, मैं बस चाहता हूँ कि सच सामने आए। जिसने भी किया है माफी मांगे और वादा करे कि आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। और अगर माफी ना मांगे तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। सही कहा बब्बन ने, लेकिन पहले पता तो चले कि किसने किया है। तभी थोड़ी दूर से कालू हाथों में लाठी लिए आगे आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। अरे मुझे क्यों बुलाया गया यहाँ? किसने कहा कि मैंने मोहन की बर्बादी की है? तेरे पैरों के निशान खेत में मिले हैं। झूठ! मेरे पैर के निशान? सबूत कहाँ है कि मेरे पैर के निशान ही हैं? अरे भाई, निशान तो मैंने ही देखे थे, नंगे पाँव के थे और तेरे जैसे बड़े पैरों के। मंगल, तुम मजाक मत कर, ये कोई खेल नहीं है। मैं कल रात अपने घर ही था, मेरी माँ गवाह है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग कालू को शक से देख रहे थे, तो कुछ कह रहे थे कि वो निर्दोष है। तभी हरीराम काका ने कहा, देखो, शक होना और दोषी होना अलग बातें हैं, लेकिन सबूत की बात करो काका, पैरों के निशान ही काफी हैं समझने के लिए। भाई, मुझे लगता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मोहन, तेरे साथ गलत हुआ है और तू ही कह रहा है कि जल्दबाजी मत करो। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना सबूत किसी बेगुनाह पर उंगली उठे। यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है मोहन। चुप रहो सब। कालू, क्या तू कसम खा सकता है कि तूने ये काम नहीं किया? हाँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैंने नहीं किया। अगर कसम खा रहा है तो शायद सच कह रहा है। भीड़ में बंटवारा हो गया। कुछ लोग कालू के पक्ष में, कुछ उसके विरोध में। बब्बन, तू इतना यकीन से क्यों कह रहा है कि ये काम कालू का ही है? क्योंकि मैंने पैरों के निशान देखे हैं और गांव में वैसे पैर सिर्फ कालू के हैं। मोहन ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि मामला उलझ रहा है, इसीलिए उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मेरी राय है कि हम आज किसी नतीजे पर ना पहुंचे। पहले ठीक से जांच करें, देखें कोई और निशान, कोई और सबूत मिलता है या नहीं। ठीक है मोहन, 3 दिन का समय देते हैं। अगर तब तक असली गुनहगार सामने नहीं आया तो हम पंचायत में एक नई बैठक बुलाएंगे और अच्छे से जांच करेंगे। भीड़ में हलचल हुई, लेकिन सबने सरपंच के फैसले को मान लिया।
भाई उम्मीद है तू सही कह रहा है, वरना ये लोग तुझे ही कमजोर समझेंगे। सही और गलत से बड़ा इंसाफ है भाई। पंचायत खत्म हुई। लोग एक एक करके चौपाल से निकलने लगे। कालू जाते जाते मोहन के पास रुका। मोहन, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया, और अगर कभी किसी ने तेरे साथ ऐसा किया तो मैं खुद तेरे खेत की रखवाली करूंगा। मुझे तुझ पर भरोसा है कालू। भरोसा रख मोहन, लेकिन भरोसा तेरा ही गला घोंटेगा। घर लौटते वक्त मोहन बब्बन से कहता है, भाई आज रात से हम दोनों बारी बारी से खेत की देखभाल करेंगे ताकि आगे से कुछ ना हो। हाँ, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन मोहन को ये पता नहीं था कि असली खतरा तो उसके साथ ही खड़ा है। अब रात को मोहन अपने घर से निकलकर खेत की ओर जा रहा था, हाथ में लालटेन और लाठी। उसके पीछे पीछे बब्बन भी चल रहा था। भाई आज पहली रात है रखवाली की, देखते हैं क्या सच में कोई दुश्मन हमारे खेत पर नजर गड़ाए बैठा है। हाँ, और अगर है तो आज पकड़ा जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये सब सिर्फ शक निकले, किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तू सोचता ही रह जाए। दोनों भाई खेत के किनारे पहुंचे। मोहन ने लालटेन एक लकड़ी के खूंटे पर टांग दी। रात की ठंडी हवा में गेहूं की बालियां हल्की हल्की हिल रही थीं। ये रोशनी काफी है पूरे खेत के लिए, हम बारी बारी से जागेंगे। ठीक है भाई, तू पहले आराम कर ले, मैं शुरुआत में जागता हूँ। नहीं, मैं पहले जागूंगा, तू थका होगा। अरे मैं ठीक हूँ, तू एक काम कर, हम पानी भूल गए हैं, तू जा घर से गर्म पानी ले आ, वैसे भी ठंड है, पीकर अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन तुम इधर अच्छे से पहरा देना। इतना कहकर मोहन घर की ओर चल पड़ा। बब्बन अब अकेला खेत में था। उसकी आंखों में वही ईर्ष्या, वही जलन साफ दिख रही थी। वो अपने आप से धीरे से कहता है, मोहन, तुझे समझ में आना चाहिए कि गांव में तेरी इतनी इज्जत बर्दाश्त करना मेरे लिए कितना मुश्किल है। आज एक बार फिर तेरी मेहनत का एक हिस्सा खत्म हो जाएगा। बब्बन ने इधर उधर आसपास देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो खेत के दूसरी ओर गया, जहां पानी की नाली खेत में आती थी। उसने नाली में जहरीली दवा मिला दी और फिर वो गेहूं के कुछ कतारों पर पैर रखकर चलते हुए पौधों को कुचलता गया। बस इतना काफी है कि कल सुबह तू फिर से परेशान हो जाए मेरे भाई, और गांव वालों की शक की सुई किसी और पर अटक जाए। इतना करके वो जल्दी से वापस लालटेन के पास आ गया और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद मोहन आता है और कहता है, लो भाई, पानी ले आया। अच्छा मुझे दे दे, ठंड बहुत लग रही है। कुछ हलचल हुई क्या? नहीं भाई, सब शांत है। दोनों ने बारी बारी से खेत की रखवाली की। रात शांत रही, लेकिन सुबह जब सूरज उगा और रोशनी फैली, मोहन की नजर गेहूं के कुछ हिस्सों पर पड़ी तो वो चौंक गया। अरे मोहन, ये देखो, फिर से खेत के पौधे मर गए हैं। और ये बदबू क्या? ये तो रात में हुआ होगा, हमने रखवाली की, फिर भी कैसे? तभी खेत के किनारे से मंगल हाँफता हुआ आता है। मोहन, मैं अभी उधर वाली पगडंडी से आ रहा था। मैंने देखा कि आधी रात के बाद कोई आदमी भागता हुआ जा रहा था। कौन था? लेकिन लगता था कि वो कालू का दोस्त बबलू था। हाँ वही होगा, कालू नहीं तो उसका दोस्त। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन बबलू का मुझसे क्या लेना देना? भाई, अगर कालू पर शक गया है तो बबलू उसकी मदद क्यों नहीं करेगा? इतने में हरीराम काका और सरपंच भी वहां आ गए। फिर से बर्बादी, ये तो हद हो गई। अब तो साफ है कि कोई जानबूझकर मोहन का नुकसान कर रहा है। मैंने देखा है सरपंच जी, कोई भाग रहा था और वो बबलू जैसा लग रहा था। ठीक है, आज ही बबलू को बुलाया जाएगा पंचायत में। सरपंच जी, मैं फिर भी कहूंगा कि पहले पूरी बात जान लें। मोहन, तेरे खेत का आधा हिस्सा बर्बाद हो चुका है और तू अब भी नरमी बरत रहा है। हाँ, क्योंकि सच और जल्दबाजी साथ नहीं चलते बब्बन। अब धीरे धीरे गांव के लोग वहीं खेत पर इकट्ठा हो गए और बबलू को वहां बुलाया गया। वो घबराया हुआ था। उसने कांपते हुए सरपंच से कहा, सरपंच जी, मैं कसम खाता हूँ मैं वहाँ नहीं था। रात को मैं अपने घर था, मेरी माँ गवाह है। हाँ हाँ, सबकी माँ यहाँ गवाह है। अरे बब्बन, बिना सबूत ऐसे नहीं बोलते। मोहन ने बबलू की आंखों में देखा। उनमें डर था, लेकिन झूठ की चमक नहीं थी। सरपंच जी, मुझे नहीं लगता कि बबलू ने किया है। मंगल ने बस शक किया था, पक्का नहीं देखा। हाँ, पक्का नहीं कह सकते। तो क्या ये बिना सजा के बच जाएगा? हाँ, जब तक सबूत नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। भीड़ धीरे धीरे छट गई। मोहन और बब्बन वहीं खेत पर खड़े रहे। भाई, अब मैं और सावधानी बरतूंगा। आज रात से हम दोनों खेत में अलग अलग कोनों में रहेंगे ताकि पूरे खेत पर नजर रहे। बब्बन मन ही मन बोलता है, हाँ हाँ, चाहे जितनी सावधानी बरतना है बरत ले, मेरी अगली चाल के आगे तू कुछ नहीं कर पाएगा।
मोहन की उम्मीदें अभी भी बची थीं, लेकिन बब्बन का मन और भी दृढ़ हो गया था कि वो अपने भाई को बार बार गिराएगा, और ऐसे कि कोई उस पर शक भी न कर सके। उस रात फिर मोहन और बब्बन खेत पर पहुंचे। मोहन ने खेत की ओर देखकर कहा, भाई आज हम दोनों अलग अलग कोनों में रहेंगे। मैं इस तरफ रहूंगा और तू दूसरी तरफ। हाँ ठीक है, लेकिन तू ज्यादा थक मत जाना। चिंता मत कर, मेरे लिए तो खेत में रहना घर में सोने से बेहतर है। बब्बन मन ही मन बोलता है। और मेरे लिए खेत में रहना तेरी बर्बादी का नया मौका। दोनों अपनी अपनी जगह बैठ गए। मोहन ने लालटेन अपने पास रखी, लाठी हाथ में ली और चुपचाप दूसरी ओर कोने में जाकर बैठ गया। करीब आधी रात हो चुकी थी। खेत में सन्नाटा था। तभी बब्बन धीरे धीरे उठकर खेत के किनारे किनारे चलते हुए बीच वाले हिस्से में पहुंचा, जहां मोहन की नजर सीधी न पड़ सकती थी। उसने अपनी जेब से एक छोटी बोतल निकाली जिसमें चूने और नमक का मिश्रण था। उसने इसे गेहूं की कतारों में डालना शुरू कर दिया, जिससे पौधे धीरे धीरे सूख जाएं। बस थोड़ा सा छिड़कना है, कल सुबह तू फिर परेशान होगा मोहन, और शक किसी और पर जाएगा। इतना करके वो धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आ गया। उसने ऐसे बैठने का नाटक किया जैसे वो कभी हिला ही नहीं हो। तभी थोड़ी दूर से मोहन पुकारते हुए कहता है, भाई सब ठीक है ना? हाँ, सब बिल्कुल शांत है। रात के बाकी घंटे बिना किसी घटना के बीते, लेकिन सुबह जब सूरज उगा और मोहन खेत में टहलने निकला तो उसके होश उड़ गए। अले, फिर से यहाँ के पौधे पीले पड़ गए हैं, और ये पत्तों पर सफेद सफेद दाग कैसा? ओहो, ये तो किसी ने जानबूझकर डाला है। लगता है किसी ने जहर छिड़का है। इसी वक्त मंगल वहां हाथ में एक पुराना कपड़ा पकड़े हुए आ पहुंचा। मोहन देख, मुझे खेत के किनारे ये कपड़ा मिला है। ये तो, अरे ये तो बबलू का नहीं है, ये तो कन्नू का है। हाँ, वही कन्नू जो पिछले हफ्ते तुझसे बीज लेने आया था और तूने कहा था कि पहले पुराने कर्ज का हिसाब कर दो। लेकिन कन्नू ऐसा क्यों करेगा? बदला लेने के लिए, और क्या। थोड़ी देर में सरपंच और हरिराम काका भी आ गए। सरपंच रामलाल ने खेत देखते हुए कहा, ये तो हद हो गई। अब तीसरी बार, और हर बार शक किसी नए पर जाता है। पहले कालू, फिर बबलू, अब कन्नू। सबूत तो कन्नू के खिलाफ है सरपंच जी। गांव के लोग भी वहां जमा हो गए। कन्नू को बुलाया गया। वो गुस्से में और हैरान था। ये झूठ है, ये कपड़ा मेरा है, लेकिन मैंने कल सुबह खो दिया था। हो सकता है किसी ने जानबूझकर खेत में डाल दिया हो। हाँ हाँ, सबको बस गलतफहमी होती है ना? भाई शांत रहो, बिना पक्के सबूत के हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। तभी कन्नू मोहन की तरफ देखकर कहता है, मोहन, मैं कसम खाता हूँ, मैंने तेरे खेत को हाथ भी नहीं लगाया। भीड़ में फिर से फुसफुसाहट होने लगी। कोई कहता कन्नू दोषी है, कोई कहता नहीं। तभी सरपंच रामलाल ने थोड़ा सोचकर कहा, हर बार पंचायत बुलाते हैं, लेकिन असली गुनहगार पकड़ा नहीं जाता। अब हमें सख्त कदम उठाना होगा। हाँ, कल रात से मैं अकेले खेत में रहूंगा। अगर कोई आएगा तो मैं खुद पकड़ूंगा, अकेला। हाँ, अब और किसी पर शक करने से अच्छा है कि मैं खुद देखूं। बब्बन ने हल्की सी मुस्कान दबा ली, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये नया मोड़ खतरनाक लगा। उसने धीरे से कहा, ठीक है भाई, जैसा तू चाहे। अब ये खेल खत्म होना ही चाहिए। भीड़ छट गई और मोहन अपने खेत की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक सवाल था। आखिर कौन है जो बार बार उसकी मेहनत को बर्बाद कर रहा है? उस रात को मोहन अकेला खेत पहुंचा। मोहन की आंखों में अब पहले वाली मासूमियत नहीं थी। वहां अब सावधानी और योजना की चमक थी। उसने अपने आप से कहा, अब बहुत हो गया। 3 बार मेरी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। अगर आज भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा तो शायद पूरी फसल ही चली जाएगी। आज गुनहगार पकड़ा जाएगा। मोहन ने अपने खेत के चारों कोनों में एक लंबे बांस की लकड़ी गाड़ दी और उन पर पतली रस्सी बांध दी। हल्की सी हरकत भी डब्बों को टकरा देती। उनकी खनक दूर तक सुनाई देती। ये डिब्बे मुझे रात में हरकत का पता देंगे। खेत के एक कोने में उसने अपनी लालटेन रखी, लेकिन खुद वो उससे थोड़ा दूर अंधेरे में बैठ गया। उसके पास लाठी थी और आंखें खेत के हर हिस्से में घूम रही थीं। उधर बब्बन को मोहन की योजना का कोई अंदाजा नहीं था। घर पर बैठा वो अपने समय का इंतजार कर रहा था। करीब आधी रात के बाद बब्बन धीरे धीरे घर से निकला। पगडंडी से होता हुआ वो खेत के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां उसे लगा कि मोहन की नजर नहीं होगी। अब बस थोड़ी देर में पौधे चट कर दूंगा और फिर सब सोचेंगे कि ये किसी बहाली का काम है। जैसे ही वो पौधों के पास पहुंचा, उसके पैर ने खेत के कोने में बंधी हुई रस्सी को छुआ।
तभी हल्की सी खनखनाहट हुई। पीतल के डब्बे एक दूसरे से टकराए और रात की खामोशी को चीरती हुई आवाज चारों तरफ फैल गई। कौन है वहां? बब्बन चौंक पड़ा। उसने जल्दी जल्दी झुककर रस्सी से पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डिब्बे फिर से ठनक उठे। नहीं, अगर उसने मुझे देख लिया तो सब खत्म। तभी मोहन ने तेज आवाज में कहा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लो। तभी घास के ढेर के पीछे से मंगल और कालू कूद पड़े। उन्होंने बब्बन को दोनों तरफ से पकड़ लिया। अरे तू, बब्बन तू! मोहन ने पहले से ही मंगल और कालू को वहां बैठा के रखा था। मोहन लालटेन लेकर दौड़ता हुआ आया। रोशनी में जैसे ही बब्बन का चेहरा साफ दिखा, उसके होश उड़ गए। भाई, इतने दिन से तू ये सब कर रहा था? मैं तो बस देखने आया था कि... देखने? आधी रात को खेत के बीच में क्या देखने? और हाथ में ये बोतल कैसी? बब्बन के हाथ में सचमुच एक बोतल थी, जिसमें वही चूने और नमक का मिश्रण था जो पिछली बार खेत में डाला गया था। तो तीनों बार तूने ही किया था? हाँ, मैंने किया था। और क्यों नहीं करता? हर जगह तेरी तारीफ, तेरी इज्जत, और मैं तो जैसे इस गांव में था ही नहीं। इज्जत मेहनत से मिलती है भाई, जलन से नहीं। इतने में शोर सुनकर सरपंच, हरिराम काका और गांव के कई लोग वहां पहुंचे। सबने बब्बन को उसी हालत में पकड़ा हुआ देखा। तभी सरपंच रामलाल ने गुस्से से कहा, बब्बन, तू अपने ही भाई के साथ ही कर रहा था? मैं बस चाहता था कि लोग मुझे भी सम्मान और इज्जत दें। बब्बन, तू अपने ही भाई के साथ ये कर रहा था? उसके लिए नाम बनाना पड़ता है। बदनाम होकर ये सब नहीं मिलता। इसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। तभी उधर से कबीर साहिब जी अपने भेष में उनके बीच पहुंच जाते हैं। रुक जाओ सरपंच जी, क्रोध से न्याय नहीं होता। अरे, आप कौन है महात्मन और कहां से आए हो? आपकी वाणी में तो जैसे कोई दैवीय शांति है। बेटा, मेरा निवास स्थान तो सतलोक है, यहाँ से 16 शंख कोश की दूरी पर। मैं अपने भूले भटके बच्चों को सही राह दिखाने के लिए यहाँ आता हूँ। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे अंदर की जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे लगता था कि मोहन की बर्बादी से मुझे इज्जत मिल जाएगी। भोली आत्मा, दूसरों की लकीर मिटाकर अपनी लकीर कभी बड़ी नहीं होती। काल का काम ही है भाई को भाई से लड़ाना। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। तूने ईर्ष्या का बीज बोया है बब्बन, इससे तुझे इज्जत और सुकून कैसे मिलता? सच कह रहे हैं महात्मन। भाई, अगर तू मुझसे कहता तो मैं तुझे भी अपने साथ खड़ा करता। हम दोनों मिलकर गांव की सेवा करते। लेकिन मेरे पापों का क्या होगा? और मैं तो अपने भाई की नजरों से भी गिर गया। पश्चाताप से बड़ा कोई स्नान नहीं है बब्बन। असली इज्जत पंचायत से नहीं, परमात्मा के दरबार से मिलती है। ये जलन इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। अगर सच में अपनी भूल सुधारना चाहता है तो इस ईर्ष्या को छोड़ और परमात्मा की सच्ची भक्ति में मन लगा। नेक कमाई और सच्चे नाम की दीक्षा से ही तेरा लोक और परलोक सुधरेगा। आज से मेरी सारी ईर्ष्या खत्म। मोहन, मुझे माफ कर दे भाई। महात्मन, आज से मैं सिर्फ मेहनत करूंगा और परमात्मा का नाम जप लूंगा। मोहन ने एक पल के लिए बब्बन की आंखों में देखा। वहां अब ईर्ष्या नहीं, बल्कि शर्म और पछतावा था। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई होने के नाते मैं तुझे एक मौका दूंगा। अगर सच में बदलना चाहता है तो मेरे साथ मिलकर खेत और गांव के काम करेगा। हाँ, मैं बदलना चाहता हूँ। गांव के लोग भी धीरे धीरे शांत हो गए। सरपंच रामलाल ने मोहन से कहा, बब्बन, तू अब मोहन के साथ खेत में काम करेगा और जब तक पूरा नुकसान पूरा ना हो जाए तब तक उसकी मदद करेगा। सवेरे जब सूरज निकला तो मोहन और बब्बन साथ में खेत में खड़े थे। देख भाई, खेत भी तभी अच्छा लगता है जब हम दोनों मिलकर काम करें। हाँ भाई, और इज्जत भी। हे हंसो, ये संसार काल निरंजन का बिछाया हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान अपनी ही आग में जलता रहता है, और वो आग है ईर्ष्या और जलन की आग। इंसान ये भूल जाता है कि जो उसके भाग्य में है वो उसे मिलकर ही रहेगा। दूसरों की तरक्की देखकर जलने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। हे बंदी छोड़, कृपया ये समझाइए कि इंसान अपने ही सगे संबंधियों से, अपने ही भाइयों से ईर्ष्या क्यों करने लगता है? उसे उनके सुख में दुख क्यों होता है? बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है तुमने। ये सब इस मन का खेल है। काल ने इस मन को हमारे पीछे लगा रखा है। जब इंसान परमात्मा के सच्चे ज्ञान से दूर होता है तो उसे लगता है कि सामने वाले की खुशी छीन लेने से उसे इज्जत और शांति मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चों, दूसरों की लकीर मिटाकर अपनी लकीर कभी बड़ी नहीं होती।
जो इंसान दूसरों के खेत में जहर डालता है, उसके अपने घर में कभी अमृत नहीं बरसता। तो फिर इस ईर्ष्या रूपी बीमारी से बचने का क्या उपाय है साहिब? कैसे इस काल के जाल से निकला जाए? इसका एक ही उपाय है, और वो है पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति। जब तक हृदय में सच्चे नाम का वास नहीं होगा, तब तक ये मन तुम्हें ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकाता रहेगा। नेक कमाई करो, और जो रूखा सूखा मिले उसी में परमात्मा का शुक्राना करो। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। धन्य हो साहिब, आज आपने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए। आपकी वाणी सुनकर हृदय को परम शांति मिलती है। ये शांति तभी स्थायी रहेगी जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे। ईर्ष्या और अहंकार को छोड़कर निस्वार्थ भाव से सेवा करो। जो इंसान दूसरों का भला सोचता है, पूर्ण परमात्मा उसका कभी बुरा नहीं होने देते। असली इज्जत और असली धन ये माया नहीं है, बल्कि वो नाम है जो तुम्हें सतलोक लेकर जाएगा। इसलिए मोह माया और जलन को त्यागो और सच्चे मन से भक्ति में लग जाओ। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।